गुड मॉर्निंग, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू गौरव सर की क्लास। आज हम बैंकिंग का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स करेंगे। बच्चों को अक्सर ये लगता है कि यार इस चैप्टर में क्या पढ़े, बहुत बोरिंग सा है। अदरवाइज लेट मी टेल यू, बहुत सिंपल। मेरे को तो ये समझ नहीं आता इस चैप्टर में पढ़ाऊं क्या, कुछ है ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो इसमें हम लोग समझेंगे क्या इस चैप्टर में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स इंटरेस्ट क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट सेम है यार। और अंडरस्टैंडिंग द रूल मैच्योरिटी ऑफ डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब 10 मिनट का टॉपिक पूरा। चलो ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है, और ऊपर चलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसके जो ऊपर आ सकता है 5 नंबर का, फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बिफोर आई स्टार्ट विद दी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, ये सारे इंटरेस्ट को शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि भाई इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है वो ही नहीं पता होगा तो क्या इनको समझेंगे। सो बेसिकली इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर कीपिंग योर मनी विद द बैंक और फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट देता भी है और लेता भी है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट क्या हुआ, इट इज अ रिवॉर्ड फॉर कीपिंग योर मनी एंड पोस्टपोनिंग योर अदर वर्क्स एंड कीपिंग योर मनी विद द बैंक इज नोन एज इंटरेस्ट। वो आपको इनाम दे रहा है। देखो लाइन भी लिखी हुई है आपकी, ये इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। यस, A major activity of bank accepting deposit, depositor keeper compensate करता है paid to the deposit, postponing their other expenditure and keeping the money with the bank। तो ये एक तरह का इंसेंटिव है और रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हमें अब ये क्लियर है कि इंसेंटिव ओ इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट क्लियर, इट इज द इंसेंटिव और रिवॉर्ड फॉर कीपिंग योर मनी विद द, अपना पैसा बैंक के पास रखने के लिए जो आपको बैंक इनाम देता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट इंटरेस्ट। अब भाइयों इसमें हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट में बैंक का इंटरेस्ट कभी ज्यादा कभी नीचे, कभी एवरेज, कभी रुका हुआ स्टेबल रहता है। तो इसमें क्या कारण है जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो फटाफट ब्रीफ करूंगा। पहला है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कहता है कि अगर बैंक को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनको वो पैसा वहां लगाने में या बैंक के साथ रखने में ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो आपको सस्ते में इंटरेस्ट क्यों देगा, लोन क्यों देगा। अब अगर आपको लोन चाहिए और बैंक के वो उधर अपॉर्चुनिटी उधर 12% मिल रहा है, तो बैंक कहेगा भाई 13% दूंगा, लेना है। तो दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला फैक्टर अफेक्टिंग क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में। तो इन्फ्लेशन महंगाई, तो महंगाई, इंक्रीज इन प्राइस, राइज इन प्राइस, उसके फैक्टर होते हैं बहुत सारे। तो उसमें से एक इंटरेस्ट रेट भी होता है, जिसमें वो हमने सीआरआर में पढ़ा था, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और अगर इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन है, तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। जिनको नहीं समझ आया एक बार ब्रीफ करता हूं एग्जांपल देते हुए। चीजें महंगी होती हैं क्यों, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई है। मनी सप्लाई ज्यादा क्यों हुई है, क्योंकि बैंक सस्ते रेट पे दे रहा है, भैया ले लो पैसा, ले लो पैसा, ले लो। तो जब बैंक सस्ते रेट पे पैसा दे रहा है तो सब ले रहे हैं, जिसके जेबों में पैसे आ गए, पैसे आ गए तो डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस बढ़ गए। अब प्राइस को कंट्रोल करना है तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है, पैसा ड्रेन करना है मार्केट से, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। सो दिस इज अ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा फैक्टर इज डिमांड एंड सप्लाई। भाई ये तो बहुत कॉमन, इकोनॉमिक्स 11 में जब स्टार्ट करी, इनफैक्ट वहां भी नहीं, शायद 9th-10th की इकोनॉमिक्स में भी एसएसटी के अंदर पढ़ा था। नहीं तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल यार, टमाटर वाला अगर एक गली में आ रहा है और वहां पे उसके टमाटर थोड़े से ही पड़े हुए हैं और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसका रेट क्या होगा, ज्यादा। तो डिमांड एंड सप्लाई, अगर मार्केट में लोग ज्यादा पैसे की डिमांड करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई कम है। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम, तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। देन बोरोवर डिफॉल्ट विल बिकम बैंकरप्ट, जब बैंकरप्ट अदरवाइज डिफॉल्ट इन रीपेइंग द लोन। कुछ लोग होते हैं जो पैसा देने में डिफॉल्ट कर देते हैं, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको रिकवर करने के लिए बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने बाकी और क्लाइंट्स के लिए भी
कभी कभी इन्फेक्ट करता है टू रिकवर दैट अमाउंट ऑफ लॉस दे हैड सफर्ड। अब जैसे मैं एग्जांपल इसमें दूं, जो हमारे देश के महान लोग, एक आपका विजय माल्या जी, आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा, और एक नीरव मोदी जी, जो देश का बहुत सारा पैसा, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए लेके भाग गए। तो उस पैसे की रिकवरी करने के लिए बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा, तो बोरोअर डिफॉल्ट की वजह से इंटरेस्ट, देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट अपने कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आने चाह रही है जिसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो बैंकों को गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, तो उससे भी अब पैसा उधर जाएगा, तो आपको पैसा चाहिए तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दिस इज अगेन बिकम अ फैक्टर अफेक्टिंग इंटरेस्ट रेट। डिफॉल्ट और पीनल इंटरेस्ट, भाई आप अगर अपनी कोई किस्त बाउंस करा देते तो उसके ऊपर पेनल्टी भरनी पड़ती है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। अगर आपको, जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल, अगर आप लोगों ने, किसी ने मुथूट फाइनेंस से कभी लिया हो गोल्ड लोन, तो उनका अगर एक दिन भी ऊपर जाते ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्लैब ही चेंज हो जाता है। तो पीनल इंटरेस्ट, डिफॉल्ट, उसकी वजह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट करता है। चलेंगे ऊपर, आई बिलीव, हाँ ये हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इंटरेस्ट रेट खत्म हो गया। चलेंगे ऊपर, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें आपको ये बताता है थियोरेटिकली रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है इसके ऊपर कभी कभी बैंकिंग में, व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिटर्न? तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विद नो रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस, रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो हमने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो कुछ जो एब्सोल्युटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सिंस द रिस्क फ्री रेट कैन बी ऑब्टेन विद नो रिस्क, it is implied that any additional risk taken by an investor should be rewarded with an interest rate higher than the risk free rate। तो इसमें बेसिकली एक और फैक्टर इन्होंने बताया, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, कि अगर आप रिस्क फ्री लोगे, भैया रिस्क नहीं चाहिए, जैसे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पैसा और रिस्क फ्री होगा कि भैया इतना तो मिलेगा, तो इंटरेस्ट कम होता है। अगर रिस्क वाली जगह पे लगाओगे, ये हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना, वेयर देयर इज मोर रिस्क देयर इज मोर प्रॉफिट, तो उसी तरह ज्यादा रिस्क तो इंटरेस्ट भी ज्यादा। देन टाइम वैल्यू, अगर आप ज्यादा टाइम के लिए लेते हो तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा, कम के लिए तो इंटरेस्ट रेट कम, दिस इज अगेन द फैक्टर। अब व्हाइल टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ कैलकुलेटिंग इट, सिंपल एंड कंपाउंड। तो इसको मैं ब्रीफ करता हूं और एक फॉर्मूला दिखाऊंगा, पूरा एग्जाम्पल लेके नहीं समझा सकता क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला समझाना है, करेंगे आप अपने आप। तो सिंपल और कंपाउंड का पहले मैं मीनिंग दिखाता हूं और एक ग्राफ दिखाऊंगा जो आप अपने पेपर में आंसर के टाइम पे लिख सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट विच इज पेड मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली ऑल्सो। बैंक आपको हर साथ के साथ इंटरेस्ट देता जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है, द इंटरेस्ट विच इज, जो आपको एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी टाइम पीरियड पे मिलता है, साथ के साथ नहीं मिलता। लाइक आपने अगर, जैसे कि एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट, जो आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो 5 साल बाद जो बैंक से पैसा लेते हो, तो बैंक आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देता है, तो दैट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट जो आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है क्वार्टरली, तो वो बैंक आपको जो दे रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसका फॉर्मूला दिखाता हूं और वी विल मूव अहेड। स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, या मैं बोल सकता हूँ प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन में, रेट अपॉन में 100, रेट का 100% होता है। प्रिंसिपल जो पैसा आपने जमा करवाया हुआ बैंक के पास, टाइम उसमें दे रखा होगा कितने टाइम के लिए है, और रेट भी उसमें गिवन होगा। आपको सिंपली उस जो चीजें वैल्यूज दे रखी हैं फॉर्मूले में पुट करना है एंड यू विल गेट द सिंपल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ एक, चलो छोटा सा, कि इन्होंने दिखाया कि बैंक ने, एक बंदे ने अपने 10,000 रुपए जमा कराए 1 साल के लिए 8.5% के हिसाब से, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बना, 850। 10,000 इंटू 1 इंटू 8.5 अपॉन में 100, तो 850 रुपए इंटरेस्ट बना। अब यही अगर उसने ले लिया 5 साल के लिए तो उसमें 5 आ गया, और उसमें ये दिखा दिया 9 पॉइंट, इंटरेस्ट रेट इज 9.5 5 ईयर्स के लिए, तो टोटल इसको इंटरेस्ट कितना बना। चलेंगे ऊपर, अब इसको क्वार्टरली कैसे करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, 5 ईयर के लिए दिया, इफ द इंटरेस्ट रेट इज दिस एंड क्वार्टरली बेसिस और ऑन अ हाफ ईयर। तो क्वार्टरली बेसिस हो गया, तो क्वार्टर कितना होता है 1/4, तो सिंपली प्रिंसिपल टाइम में आ गया 1/4 और रेट ये रहा, तो ये क्वार्टरली इंटरेस्ट है। तो 5 साल के लिए फिर इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। चलो ऊपर,
ये पूरा एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं अलग अलग, ये आप अपने आप करेंगे। अब हम आ गए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं सीधा आपको फॉर्मूला दिखाता हूं जो मैं आपको बता चुका हूं कि एट द एंड ऑफ अ पीरियड आपको मिलता है। फिर एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा इस चीज को। ओके, ये रहा दिस ग्राफ एक्सप्लेन द कंपाउंड इंटरेस्ट, और ज्यादा अच्छे से आप समझा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। सिंपल इंटरेस्ट जो है हर महीने, सपोज अगर मैं वही वाला एग्जांपल लूं स्टार्टिंग वाला, तो 550 रुपए इंटरेस्ट है, तो हर महीने 550 क्वार्टरली है जो मंथली है 550 550 550 550। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आपको क्योंकि मिलता नहीं है, वो आपका प्रिंसिपल में ऐड हो ही जा रहा है। तो एक साल का अगर सपोज करो 6000 बनता है 1 लाख के ऊपर, 1 लाख में 6000 ऐड हुआ, फिर अगला जो महीने का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 1 लाख पे नहीं 1,06,000 के ऊपर होगा। तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी ऐड हो जा रहा है, ऐड होके प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। नीचे चलते हैं, एक फॉर्मूला भी आपको दिखा देता हूं ताकि आप इसे कर सकते हैं। दिस इज द अमाउंट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ए स्टैंड फॉर अमाउंट जो आपको मैच्योरिटी में मिलेगा, प्रिंसिपल इनटू 1 + r की पावर n, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए आप ले रहे हैं। तो ये आप सिंपली फॉर्मूले में लगाएंगे जो वैल्यूज होगी। पिछले अगर 5 साल के पेपर की बात करूं तो बोर्ड में नहीं आया था, लेकिन लास्ट ईयर के एग्जाम में आया है कैलकुलेट करने के लिए, और इस साल के सैंपल पेपर में भी आया है, तो प्लीज पढ़ लेना इसको। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना ही था। या अगर मैं आपको, और इन्होंने एग्जांपल दे रखा है तो आप वो एक बार देख लेना, आ जाएगा समझ। चलो ऊपर 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 ना, इन्होंने अब ये चीजें बता रखी है कि ऑनलाइन इसमें कंप्यूटर पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। रेट ऑफ रिटर्न का पीछे क्वेश्चन है आपके इसमें, तो रेट ऑफ रिटर्न आप बता सकते हो, इन फाइनेंस रिटर्न इज अ प्रॉफिट ऑन एन इन्वेस्टमेंट। आपका दिया रिटर्न क्या है, आपका वो प्रॉफिट जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है। इट कंप्राइज एनी चेंज इन वैल्यू, इंटरेस्ट, अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, चेंज इन प्राइस, इंटरेस्ट, डिविडेंड। चेंज इन प्राइस मतलब वैल्यू, मतलब आपने अगर 1 लाख रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट ली है और वो 1.5 लाख की हो गई, तो जो रिटर्न है चेंज इन वैल्यू के अंदर आपको मिला, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। नाउ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म। अब दूसरा इंटरेस्ट आया फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, ये तो और आसान है। फिक्स इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट विच रिमेन सेम, फिक्स इंटरेस्ट रहता है कि 8% मतलब 8% ही रहेगा फॉर द होल टेन्योर ऑफ योर लोन। अगर आपने इसका एग्जांपल है पर्सनल लोन, कार लोन, जो आप ये लेते हो उसके ऊपर 8%, 10%, 12% जो इंटरेस्ट लगता है वो पूरे टेन्योर 5 साल के लिए, तो 5 साल वही इंटरेस्ट लगेगा। तो दिस इज अ फिक्स्ड। और फ्लोटिंग होता है जो कभी ज्यादा कभी कम, और इसका एग्जांपल है होम लोन। होम लोन्स के ऊपर आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो इसके टॉपिक के अंदर सिर्फ आपको इनके बारे में पता होने की जरूरत, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आता है, ड्रॉबैक ऑफ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले बता भी देता हूं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेंगे हम। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का ड्रॉबैक ये है कि दी अनस्टेबल इंस्टॉलमेंट विच डिस्टर्ब द होल बजट। जो अनस्टेबल इंस्टॉलमेंट आती है, कभी 12,000 आ रही है, कभी 13,000 आ गई, तो मेरा बजट पूरा खराब हो जाएगा। तो अनस्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट की, फ्लोटिंग इंटरेस्ट की वजह से मेरी अनस्टेबल इंस्टॉलमेंट जो होती है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, एक ये इन्होंने कहा, द बिगेस्ट बेनिफिट विद फ्लोटिंग रेट होम लोन इज दैट दे आर चीपर देन फिक्स्ड। बिल्कुल ये चीपर होते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है वो नीचे दे रखा होगा, ये लो। द ड्रॉबैक विद फ्लोटिंग इंटरेस्ट है अनइवन नेचर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, दिस मेक इट डिफिकल्ट टू बजट विद फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होम लोन। हमारा बजट खराब कर देता है ये। तो इसके अंदर इतना ही है। फिर ये पूरा एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसको अच्छा बेस रेट बता रखा। बेस रेट हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, बेस 5th चैप्टर में, कि बेस रेट क्या होता है, वो रेट जिससे कम बैंक आपको लोन नहीं दे सकता। ऊपर चलेंगे, ये पूरा इसके बारे में यही सारे मिबोर भी पढ़ा रखा है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, जो बॉम्बे के बैंक एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे से पैसा लेते हुए। नीचे नाउ कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, तो दो इंटरेस्ट हो गए, सिंपल भी हो गया
कंपाउंड हो गया, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग हो गया। अब बात कर रहे हैं ईएमआई के बाद। यार इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इसके बारे में पढ़ लो, इसका फॉर्मूला याद करना भी बहुत बड़ा एक टास्क है, और इसके ऊपर कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया, बट ईएमआई के ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ईएमआई के बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत, जो हम बैंक से लोन लेते हैं और उसका रीपेमेंट जो हमें इंस्टॉलमेंट में करना होता है उसको हम ईएमआई बोलते हैं। तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट डिफाइन एज पेमेंट ऑफ अ फिक्स पेमेंट अमाउंट, पेमेंट करना एक पेमेंट अमाउंट का, मेड बाय अ बोरोवर टू अ लेंडर, बोरोवर मतलब लेने वाला, लेंडर को जो देगा स्पेसिफाइड डेट पे हर महीने, उसको हम इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। यही पैराग्राफ पढ़ लो। और द बेनिफिट ऑफ ईएमआई क्या होता है कि उससे बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है टुवर्ड द रीपेमेंट लोन मंथ वाइज। दिस मेक पर्सनल बजटिंग प्रोसेस ईजियर, और हमारे बजटिंग प्रोसेस को भी आसान बना देता है। एग्जाम्पल दे रखा है, ये हम लोगों को आता है। फिर ईएमआई कंप्यूटर पे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आ गया। अगर छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो, इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं आता क्वेश्चन में। चलेंगे आगे। ये कंप्यूटर के ऊपर क्या होता है सारा बता रखा है। ये ईएमआई का फॉर्मूला नीचे कंप्यूटर पे कैसे होता है अप्लाई, सारा कंप्यूटर वाला है। तो ये वाला पार्ट अगर आप इग्नोर करना चाहो तो यू कैन स्किप। इसको ऊपर करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, ये सारा कंप्यूटर वाला पार्ट चल रहा है, करो करो करो, चलो। अच्छा, एक इसके अंदर और ये चीज आती है, फ्रंट एंड इंटरेस्ट और बैक एंड इंटरेस्ट। फ्रंट एंड इंटरेस्ट होता है जो इंटरेस्ट आपके ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगता है, मतलब महीने की स्टार्टिंग का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसको फ्रंट एंड बोलेंगे, और जो महीने के एंड पे इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो लास्ट में जो इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट होगा उसको बैक एंड। तो इसका एक चीज आता है, इंटरेस्ट किसके ऊपर ज्यादा होता है, फ्रंट एंड इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, बैक एंड का इंटरेस्ट अमाउंट कम पड़ जाता है। क्यों? एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया, आपकी जनवरी 1 पे अगर इंस्टॉलमेंट लग गई तो आपका टोटल इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, 10 लाख के ऊपर। तो 10 लाख का 10%, ठीक है। और अगर आपका इंस्टॉलमेंट लगता है महीने के एंड पे और आपने 10 जनवरी को एक इंस्टॉलमेंट अपनी ईएमआई भर दी जो कि 50,000 रुपए की है, तो अब इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, बैक एंड में 9.5 लाख के ऊपर। तो इसीलिए फ्रंट एंड इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बैक एंड इंटरेस्ट। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। हम नेक्स्ट आगे का कैलकुलेट चेक करते हैं। फ्रंट एंड बैक एंड कंप्यूटर पे कैसे होता है वो सारा इन्होंने दिखा रखा है एग्जाम्पल देके। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ये मैं आपको कहूंगा यार ज्यादा डीप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट ही तो मिलता है। तो बिल्कुल सेम वही वाला फॉर्मूला, सब कुछ वही। तो इस पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। इसको और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, चलेंगे, चले चलो चलो, सारा एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट हमारा पूरा हो गया। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इस बात को जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है यार। ये 11th क्लास में अकाउंट्स के अंदर एक टॉपिक था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जब हम उधार पे कोई चीज खरीदते हैं किसी से, तो वो सेलर हमें बिल बना के देता है और हम उसके ऊपर एक्सेप्टेंस देते हैं कि ठीक है जी मैंने इतने का माल लिया और मैं 3 महीने बाद पेमेंट दूंगा। तो वो एक्सेप्टेंस देता हूँ उसके ऊपर। तो 3 महीने बाद उसकी पेमेंट मिलनी होती है, तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें आपको निकालना क्या, डेट ऑफ मैच्योरिटी, कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब 3 महीने बाद तो आरबीआई की गाइडलाइंस थी भाई, कोई भी बंदा अगर आपसे पैसा लेता है तो आप उसको 3 दिन ग्रेस पीरियड दोगे। तो सिंपल सी बात जो मैं अभी समझा रहा हूं, बुक में भी दिखाऊंगा कैसे लिखी हुई है। तो आपने क्या करना है, सपोज मैंने आपको 1 अप्रैल को बिल दिया बना के और आपने एक्सेप्टेंस दे दी, 3 महीने का टाइम मांगा। क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 महीने का टाइम। अब काउंट करते हैं, अप्रैल, मई, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, 3 महीने 1 जुलाई को पूरे हो गए। लेकिन हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करने पड़ेंगे। तो 1 जुलाई प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4 जुलाई विल बी डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बस इतनी सी बात है, जो भी डेट आएगी उसको 3 दिन ऐड करके बताना है।
अच्छा, बच्चों को एक कंफ्यूजन ये होता है कि अगर लाइक महीने के एंड में बोल रहा है और लाइक 31 जनवरी को बोला, तो 2 महीने या 3 महीने बोले तो फरवरी अब 28 का है, तो 28 का मतलब एंड, फिर हमें वो 31 नहीं देखना, एंड मतलब एंड। तो 31 है, अगर 31 जनवरी को हुआ तो फरवरी 28 एक महीना, मार्च का एक महीना, अब उसके बाद 3 दिन ऐड कर दूंगा, तो 3rd of अप्रैल विल बी द ड्यू डेट, अगर ऐसा होता है तो बस इसमें इतना ही है। अच्छा, अब 2 बातें इसमें और जो जानने की हैं वो ये है कि अगर जिस दिन डेट ऑफ मैच्योरिटी हमारी ड्यू डेट है उस दिन छुट्टी हो, अगर गस्टेड हॉलीडे है, लाइक पहले से ही पता है कि संडे है या 15 अगस्त पड़ रहा है हो रहा है, तो हम एक दिन पहले कर लेते हैं। और अगर जिस दिन ड्यू डेट हो रही है उस दिन कोई छुट्टी नहीं है और लेकिन उस दिन छुट्टी इमरजेंसी हॉलीडे होगी, लाइक कोरोना का काल आया था तो वो एकदम इमरजेंसी छुट्टी हुई, तो वो एक दिन बाद की हो जाती है। बस यही 2 रूल हैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। अब एग्जांपल दिखा देता हूँ फटाफट आपको, जो दिया हुआ है इसके अंदर। मैच्योरिटी क्या होती है? जिस डेट पे आपका वो फॉल ड्यू होगा कि भैया हाँ आज मैच्योरिटी होगी, पेमेंट करो। डेज ऑफ ग्रेस जो मैंने आपको बोला था 3 दिन होने चाहिए। डिमांड एट साइड परसेंट मैच्योरिटी 3rd डे आफ्टर द डेट, ठीक है, ये भी बता दिया। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, बता देता हूं, ऊपर लाओ। अ नेगोशिएटिंग इंस्ट्रूमेंट 29 जनवरी मेड पेबल 1 मंथ आफ्टर डेट, एक महीने का दिया, 29 जनवरी है देखो, ठीक है। तो 29, अब फरवरी तो 29 आएगी नहीं ना, तो 28 जो है, द इंस्ट्रूमेंट इज एट मैच्योरिटी ऑन 3rd डे आफ्टर 28 फरवरी। तो 29 जनवरी से 28 फरवरी एक महीना हुआ और 3 दिन ग्रेस के करेंगे तो 1st, 2nd, 3rd ऑफ मार्च इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। चले, अब इसी सेक्शन को जो मैं आपको समझा चुका हूं, मैच्योरिटी ऑफ बिल नोट पेबल सो मेनी डेज आफ्टर डेट ऑन साइट, 3 दिन वाला हमारा हो गया। इसको भी चलते हैं। व्हेन डे ऑफ मैच्योरिटी इज अ हॉलीडे, ये भी मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 25 क्या कहता है? अगर वो हुआ मैच्योरिटी पब्लिक हॉलीडे, द इंस्ट्रूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी ड्यू ऑन द नेक्स्ट प्रीसीडिंग, मतलब पहले वाले दिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और ये चैप्टर हमारा खत्म। और अगर ये कह रहे हैं कि आफ्टर साइड टेबल जो है उस दिन है संडे, तो वो एक दिन पहले, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे होगी तो एक दिन बाद, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आया होगा। मोटा मोटा हमने इसमें क्या पढ़ा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट, देन हमारा ओपन इंटरेस्ट एट द बिगनिंग और इंटरेस्ट एट द एंड वाला, और डेट ऑफ मैच्योरिटी, और एक ईएमआई, और डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यही 5 मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। आई होप आप लोगों को सबको अच्छे से समझ आया। स्टिल कोई डाउट है तो एज यूजुअल सेंड मी योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गौरव सर की क्लास।